गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो यूनिट है उसको स्टडी कर रहे हैं। हमने इस यूनिट में मसल्स के बारे में पढ़ा, मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ मसल क्या होते हैं उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमने सेक्शन ऑफ मसल भी पढ़ी एज वेल एज कोरी साइकिल के बारे में डिस्कस किया। इसी यूनिट का एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू होता है, वो है स्केलेटन सिस्टम। देखिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन का होना काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर जब वो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो। और ऐसे शरीर के लिए स्केलेटन सिस्टम का होना काफी अनिवार्य होता है। जो तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, जैसे कि प्रोटोजोआ केस में, तो वो एक ए सेलुलर की कैटेगरी में आता है, दैट इज सिंगल सेल की कैटेगरी में आता है। तो वहां पर पेलिकल की लेयर ही है जो उसकी शेप को मेंटेन करके रखती है। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई और मल्टी सेलुलरिटी की तरफ ऑर्गेनिज्म बढ़ता गया, तो उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके इंटरनल ऑर्गन को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सोस्केलेटन की जरूरत आने लगी। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं, मतलब डिफरेंट फाइलम जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के साथ साथ उसका स्केलेटन सिस्टम भी इवॉल्व करता गया। तो स्केलेटन सिस्टम हम ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी वो वाली होती है जहां पर स्केलेटन सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इनमें ना कोई बोन होती है, ना इनमें कोई कार्टिलेज होती है, ना ही बाहर की तरफ से कोई पर्टिकुलर एक्सोस्केलेटन होता है। इनका जो बॉडी का फ्लूइड है along with the muscle that act as a skeleton, चूंकि बॉडी का फ्लूइड ही स्केलेटन की तरह बिहेव करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो स्केलेटन होता है हम उसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल में आप वर्म्स को ले सकते हैं, अर्थवर्म की कैटेगरी में आप देख सकते हैं, तो उनमें कोई बोन नहीं होती, उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ही देखने को मिलता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बाद में जो दूसरा एस्पेक्ट आता है इन केस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, वो होता है एक्सोस्केलेटन। अब एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी की प्रोटेक्शन प्लस जो भी स्केलेटन सिस्टम रोल प्ले करता है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है बट उस ऑर्गेनिज्म के बाहर की तरफ है। जैसे कि इन केस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो क्रैब है, श्रिम्प है, प्रॉन है, कोई इंसेक्ट्स है जैसे कि कॉकरोच, वास्प, हनी बी, इन सब में स्केलेटन सिस्टम बाहर की तरफ होता है, राइट। तो ऐसा स्केलेटन सिस्टम जो बाहर की तरफ होता है उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। देखिए, एक्सोस्केलेटन नो डाउट बॉडी की प्रोटेक्शन भी करता है, शेप भी मेंटेन करता है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है एंड सो ऑन, बट उसका एक ड्रॉबैक है। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना होता है तो ऑब्वियसली बात है बॉडी के बाहर की तरफ स्केलेटन लगा हुआ है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करना चाहता है तो उसे बॉडी के बाहर जो स्केलेटन है उसे तोड़ना पड़ेगा, है ना। लेट्स से ये हैंड एक कोई ऑर्गेनिज्म है और ये इसकी स्केलेटन है। अगर मैं बोलूं ये हैंड ग्रो कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, तो उसके बाहर तो कवर है, वो तो ग्रो कर नहीं सकता। तो नेचुरली बात है ग्रोथ करने के लिए इसकी एक्सोस्केलेटन को हटना पड़ेगा। तो अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है और बाद में एक नई एक्सोस्केलेटन को एक्वायर करता है। बट वो वाली स्टेज जब ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है और उसके बाहर की एक्सोस्केलेटन नहीं रहती है, इस टाइम पर ये ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्वियसली बात है इजिली एक्सेसिबल है टू द प्रेडेटर, क्योंकि ये अपनी रक्षा कर नहीं सकता, ये भाग नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी प्रेडेटर इसे आराम से खा जाएगा। सो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है एंडोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन में जो मेन कंटेंडर है वो है कार्टिलेज और दूसरा जो होता है वो होता है बोन।
कार्टिलेज आपने फिशेस में भी पढ़ा होगा, जैसे कि शार्क, तो इनमें कार्टिलेज प्रोमिनेंट होती है एज ए एंडोस्केलेटन। और कुछ ऐसी फिशेस भी है जिसे हम ऑस्टियोएक्थिसिस की कैटेगरी में डालते हैं, या फिर एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स हैं। तो इनमें जो मेजर एंडोस्केलेटन है वो बोन होता है। अनडाउटली थोड़ा कंपोनेंट कार्टिलेज का भी होगा, लेकिन मेजर कंपोनेंट बोन का होता है। अब एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन जो है, इनमें क्या डिफरेंस आता है? ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी अभी आपको बोला कि जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बॉडी की ग्रोथ को हैम्पर कर रहा होता है। तो जब भी बॉडी ने ग्रो करना है, एक्सोस्केलेटन को शेडअप होना पड़ता है। चूंकि एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर ही होता है, तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उसकी बॉडी ग्रो कर रही है तो अंदर से ही एंडोस्केलेटन ग्रो कर रहा होगा। इट मींस इट डजंट मेक एनी सेंस कि कोई प्रेडेटर आकर उसे खा जाएगा और वो अपना बचाव नहीं कर सकता। तो एंडोस्केलेटन का काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है एज कंपेयर टू एक्सोस्केलेटन की बात की जाए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि चाहे वो किसी भी टाइप का स्केलेटन क्यों ना हो, एक्चुअल में स्केलेटन किस चीज में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एक्सो हो, चाहे वो एंडो हो, चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हो। तो किसी भी टाइप का आपसे स्केलेटन सिस्टम पूछा जाए तो सपोर्ट वो बॉडी को प्रोवाइड करता ही करता है। अगर ये हमारी बॉडी को सपोर्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से मैं आपके सामने खड़ा हूं मैं ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। अगर मेरे हाथ ऐसे मैं मोड़ रहा हूं या सीधा कर रहा हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि स्केलेटन सिस्टम इसके अंदर है, अदरवाइज इट कुडंट बी पॉसिबल दैट आई एम गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी बाय माय हैंड्स। दूसरी बात है शेप को मेंटेन करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप जैसा वो दिखता है वो तभी पॉसिबल है जब उसका कोई स्केलेटन सिस्टम होता है। जैसे हमारा फेस है, हमारा फेस की कैसी शेप होनी चाहिए ये स्केलेटन सिस्टम ही डिसाइड करता है। जैसा स्केलेटन सिस्टम होगा वैसा ही फेस का आकार बन जाएगा। तो यही चीज आप बॉडी की डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहां पर भी एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। देन प्रोटेक्शन, तो naturally or undoubtedly you can say it that the skeleton system protect our vital organs. Let me quote an example that in case of human being or any other vertebrate, the lungs which are present in the thoracic cavity, it is protected by the ribs as well as the sternum from the ventral side, and on the dorsal side it is protected again by the ribs as well as vertebral column. So you can see it कि भाई ये जो बोन्स है इन्होंने हमारे वाइटल ऑर्गन को इनक्लोज किया हुआ है। इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है तो ये क्रेनियल या यू कैन से इट क्रेनियम, इसके थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। देन आता है आपके केस में, अगर हम नॉर्मल तरीके से डिस्कस करें तो मसल की अटैचमेंट के लिए स्केलेटन सिस्टम बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए ये जो मेरी आर्म है तो ये आर्म के जितने भी मसल हैं वो बोन के साथ अटैच है। दैट इज वाई जैसे ही मैं मसल की मूवमेंट करता हूं तो मेरे बोन की मूवमेंट भी होती है। और चूंकि मसल बोन के साथ अटैच है तो हमारी मूवमेंट के लिए स्केलेटन सिस्टम जी बेहद ज्यादा अनिवार्य है। और यही आपका अगली कैटेगरी आ जाती है, दैट इज मूवमेंट। तो जो भी हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं एक जगह पर खड़े होकर, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही होता है। इसी तरीके से लोकोमोशन की बात की जाए तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तब भी हमारा स्केलेटन सिस्टम ही रोल प्ले करता है फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन, चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक है, चाहे वो इन केस ऑफ कार्टिलेज का है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, वट एवर द कैटेगरी इज, स्केलेटन सिस्टम मूवमेंट एंड लोकोमोशन में रोल प्ले करते ही हैं इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म। क्यों इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं? बिकॉज उनमें स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है। लेट्स से प्रोटोजोआ की बात की जाए
देन ब्रीदिंग, तब देखिए हम सांस लेते हैं, जब भी हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स को खोलना होता है ताकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो आ सके, और जब एक्सपायरेशन करनी होती है तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसकी स्पेस को छोटा होना चाहिए ताकि लंग्स जो है वो सिकुड़ जाए और उसके बीच की जो हवा है वो बाहर आ जाए, राइट। तो इट मीन्स ब्रीथिंग के लिए भी हमारा स्केलेटन सिस्टम रोल प्ले करता ही करता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ रेस्पायरेशन। फिर आगे बात की जाए तो स्केलेटन सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हम देखते हैं इन केस ऑफ हेयरिंग। आपको जानकर हैरानगी होगी, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन जो है वो ईयर्स में प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं। दीज आर द ईयर ऑसिकल्स जो कि हमें सुनने में मदद करते हैं। सो इट मीन्स ह्यूमन के केस की अगर पर्टिकुलरली बात करूं या फिर बाकी ऑर्गेनिज्म की बात की जाए जिनमें इंटरनल ईयर में, सॉरी मिडल ईयर में आपके ये जो मेलियस इंकस टाइपस बोन प्रेजेंट होती है। सो इट मीन्स आपका जो स्केलेटन सिस्टम है वो हियरिंग के लिए मदद करता ही करता है। सो आप कुछ और एग्जाम्पल कोड कर सकते हो और बता सकते हो कि स्केलेटन सिस्टम हमारे किस काम आता है। आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए लगातार इस वीडियो के शुरू से लेके और इवन इसके अंत तक मुझे बोलना है, और ये जो मेरी वॉइस है इट इज अगेन प्रोड्यूस बाय द कार्टिलेज, जो कि लैरिनिक्स वाली जगह पर, यहाँ लैरिनिक्स जो है वो ही प्रोड्यूस करता है। तो लैरिनिक्स जो साउंड प्रोड्यूस करता है, इट मींस हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ये साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। दैट इज वाई मैं आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन कर पा रहा हूं रादर देन साइन लैंग्वेज। तो ये जो साउंड प्रोडक्शन है इट इज अगेन is the output or the result of what the skeleton system. Then blood formation, तो आपने सुना ही होगा कि हमारी बॉडी में रेड बोन मैरो होता है जो लगातार ब्लड को बना रहा होता है, राइट। कई मूवी में दिखाते भी हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ गई हुई है। इसी तरीके से आपका जो येलो बोन मैरो है ये हेल्प करता है फॉर द स्टोरेज ऑफ द फैट। सो आपकी बोन ब्लड बनाती भी है और फैट को भी स्टोर करती है, तो ये दो डिफरेंट फंक्शन हो गए। इसी तरीके से हम जो कैल्शियम खाते हैं, आयरन खाते हैं, वो कहाँ जाकर स्टोर होते हैं? नेचुरली बात है अनडाउटली वो बोन में ही जाके स्टोर होते हैं। तो हमारी बोन, हमारे कार्टिलेज, दे आल्सो एक्ट एज ए स्टोरिंग ऑर्गन, a storage organ for calcium, then for iron, etc. So these minerals get stored in the bone. So these are the certain functions that are played by the endoskeleton or the skeleton system of the human being. तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको स्केलेटन सिस्टम की जानकारी मिली होगी कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, क्यों हमारे लिए ये जरूरी होता है, स्केलेटन सिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और हर फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, खासकर जो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में इनका शॉर्ट नोट आता है तो फिर हम सोचते हैं कि हमारी बोन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम का प्रेशर इतना होता है कि तब हम एकदम से रिट्राइव नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गो थ्रू दिस टॉपिक और इसे अंडरस्टैंड कीजिए और रियलाइज कीजिए कि वाकई में हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद बच्चे मैं अगला टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज बोन, उसके बाद कार्टिलेज, डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, और फिर हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।